नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वे कौन से विषय हैं जिन पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यह सभी हम लोग की आज की करंट अफेयर न्यूज़ है, सभी बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आज के इस वीडियो में प्रत्येक न्यूज़ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि उस चर्चा से पहले ये ज़रूरी है कि आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो वह न्यूज़ यह है कि संस्कृति आईएएस ने फैसला किया है आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन कोर्स शुरू करने का। यह जो फाउंडेशन कोर्स है इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही कक्षाएं दी जाएंगी। हालांकि यह कोर्स हाइब्रिड कोर्स है जिसमें आपको ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही मोड पे क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप दिल्ली आ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, ऑफलाइन क्लासेस लीजिए। नहीं आ सकते कोई परेशानी है तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ जाइए। यह जो कोर्स है यह कोर्स शुरू हो रहा है 3 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे दिल्ली में। तो इसी स्थिति में आपके रजिस्ट्रेशन भी चालू हैं, आप लोग रजिस्टर करा सकते हैं अपनी सीट के लिए। और आप सभी ये बात जानते हैं कि संस्कृति आईएएस एक ऐसी संस्था है जहाँ एक नहीं बल्कि हर शिक्षक है श्रेष्ठ। तो हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारी न्यूज़ में क्या क्या खास है और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु उनमें छुपे हुए हैं। तो देखिए जो हमारी पहली न्यूज़ है वो है हिजाब के लिए सजा। एक्चुअल में एक लंबे समय से विवाद बना हुआ हिजाब ईरान के अंदर अब और अधिक विवादों में आ गया है, क्योंकि ईरान सरकार ने हाल ही में एक नया विधेयक पारित कर दिया है जो जल्द ही अधिनियम का रूप लेगा और उसके बाद ईरान में रहने वाली महिलाओं के लिए वस्त्र संबंधित जो कानून है वह और अधिक कड़े हो जाएंगे। तो अब देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान किए हैं सरकार ने और महिलाओं को अब आने वाले समय में किन किन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो जो अधिनियम पेश किया है, जो विधेयक पेश किया है, उस विधेयक का नाम एक्चुअल में उन्होंने दिया है हिजाब और शुद्धता की संस्कृति के लिए समर्थन विधेयक। यानी कि इन लोग का यह मानना है कि महिलाओं के लिए हिजाब पहनना एक तरह से कवर की भांति होता है। ऐसा जनरली ट्रेंड होता है ना कि हम लोग अमूमन यही काम करते हैं कि हमारी जो कीमती वस्तु होती है उसको हम ढक के रखना पसंद करते हैं। तो इस्लाम में महिलाओं को भी इसी प्रकार का एक दर्जा दिया जाता है, उन्हें ही अमूल्य माना जाता है। तो यह प्रथा चली आ रही है लंबे समय से कि वह ढक करके रहें और किसी गैर मर्द की उनके ऊपर नजर ना पड़े। हालांकि एक दूसरी मान्यता यहाँ पर यह भी है कि एक्चुअल में जो हिजाब की प्रथा है यह मिडल ईस्ट की प्रथा है। यहाँ पर जो रेतीले रेगिस्तान है उस दौरान यदि आप बाहर निकलते हैं तो आपको तूफानों से, रेतों से सामना करना पड़ता है, जिस वजह से आपके वस्त्र और आपके शरीर पे धूल बहुत अधिक आ सकती है। तो जरूरी था कि आप कवर करके रहें। पर आज के समय में यह हिजाब बुर्के वाली प्रथा दूर दराज के क्षेत्रों तक सभी जगह फैल गई है और अलग अलग मान्यताओं के आधार पर लोग इनको धारण करते हैं। कुछ लोग एक तरफ इस्लामिक मान्यता देते हैं, वहीं कुछ लोग स्थानीय भौगोलिक स्थिति को यहाँ प्राथमिक मानते हैं। बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब जो ईरान की सरकार है, ईरान सरकार ने नियम कर दिए हैं और अधिक सख्त क्यों कर दी है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर ईरान में बुर्का या फिर हिजाब पहनना कोई नई प्रथा नहीं है। दरअसल 1979 में यहाँ पर इस्लामिक क्रांति हुई थी और यह जो इस्लामिक क्रांति है यह अपने आप में अति विशेष स्थान रखती है इतिहास में। बट क्या हुआ, जब ये इस्लामिक क्रांति हुई तो यहाँ जो सरकार बनी उस सरकार ने शुरुआत में ही यह फैसला कर दिया कि भाई हमारे यहाँ पे जितनी भी महिलाएं रहेंगी आने वाले समय में, और वह महिलाएं जब कभी भी किसी सार्वजनिक स्थान पर जाएंगी तो उन्हें अपने शरीर को कवर करके रहना होगा। तो उसके लिए नियम यह था कि आप बुर्का धारण करें, बाहर जाए ताकि कोई और आपको ना देख पाए, केवल आपका जो परिवार है वही आपको जानता हो, वह आपसे परिचित हो। और जनरली होता भी ऐसी है कि अगर आप बाहर कभी किसी महिला को देखते हैं बुर्के में, सिर्फ आंख दिखाई देती है, हाथ दिखाई देते हैं, बट इसके अलावा नहीं पता होता चेहरा कैसा है और बाकी चीजें कैसी हैं। बात ठीक है। तो अब क्या हुआ था कि 1 साल पहले हमने देखा कि महसा अमीनी का केस बहुत अधिक तूल पकड़ा था। एक महिला थी महसा अमीनी, लेकिन क्या हुआ था कि उसने बुर्का ठीक तरह से नहीं पहना हुआ था, इसीलिए वहाँ की जो नैतिकता पुलिस है उसने उसको अरेस्ट किया। बट उसके बाद उसके साथ मारपीट की घटना हुई और महसा अमीनी ने पुलिस स्टेशन में जेल के अंदर ही अपना दम तोड़ दिया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ईरान में लंबे समय से यह विवाद बना हुआ है। लोग मांग कर रहे हैं कि जो यह अनिवार्य प्रतिबंध है पूरी तरह से कि आपको हिजाब या बुर्का पहन के ही बाहर निकलना, इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे मानवाधिकारों के विरुद्ध है, हमारी स्वतंत्रता के विरुद्ध है। बट ईरान सरकार का कहना है कि भाई ये तो रहेगा और अब इसको और अधिक सख्त कर दिया है। महसा अमीनी की मृत्यु के बाद में बहुत तेजी से वहां पर आंदोलन भड़क हुए थे, इसी वजह से अब यहाँ सरकार ने सभी फैसले लिए हैं। तो सरकार ने क्या फैसला किया कि सरकार ने एक विधेयक तैयार किया जिसको आपको मैंने नाम बता दिया है। अब उस विधेयक को संरक्षण परिषद, जिसको ईरान के अंदर गार्जियन काउंसिल के रूप में भी जाना जाता है, इससे परमिशन लेना जरूरी है। एक तरह से यह अब अंतिम मंजूरी देगी। यहाँ पे यदि मंजूरी मिल जाती है तो ऐसी स्थिति में यह विधेयक कानून बन जाएगा। हालांकि अभी ट्रायल पर है, यह परीक्षण की अवधि में रहेगा। 3 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है कि हम देखेंगे
आने वाले 3 वर्ष इन अधिनियमों के तहत किस प्रकार से बीतते हैं। यदि सभी चीज़ें सफलतापूर्वक और जिस प्रकार से सोचा गया है होती है, तो फिर इसको व्यवस्था में पूर्ण रूप से हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए लागू कर दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। क्लियर है बात? तो यह बात हुई अभी अधिनियम की, किस प्रकार से पेश किया गया। समझते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं और आप लोग उनसे किस प्रकार का तकल्लुफ़ रखते हैं। मुझे अपने विचार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा अपने आंसर के साथ में। तो स्थिति फिलहाल यह है कि भाई अब ईरान में यदि कोई नग्नता को बढ़ावा देगा, एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर ऐसा माना जाता है यदि किसी महिला का शरीर दिख रहा है तो एक तरह से उसको नग्नता के रूप में ही कोट किया जाता है। तो ईरान की सरकार कह रही है कि नग्नता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों और हिजाब का मजाक उड़ाने वाले लोगों के ऊपर अब नकेल कसेंगे। ईरान सरकार ने यह भी माना कि एक्चुअल में हमारे यहाँ पर बुर्के के लिए, हिजाब के लिए जो विरोध हो रहा है ना, यह स्थानीय लोगों का नहीं है, विदेशी लोग यहाँ पर इस पूरे के पूरे आंदोलन को आग दे रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ के लोग इस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं। तो इन्होंने साफ कहा कि पहली बात, अगर आप खुद अपने क्षेत्र में यानी कि ईरान की भूमि पर बिना हिजाब के दिखे, आपको देखा गया कि आपने बुर्का नहीं पहना है, या फिर नियम यह भी है दूसरा, पहना हुआ तो है पर ठीक प्रकार से नहीं पहना हुआ, तो वह अब जुर्माना लगेगा, दंड के रूप में उसको अब यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तो यह है आपने जुर्म किया है। इसके साथ ही हिजाब का मजाक उड़ाएगा अगर कोई, आपने सोशल मीडिया पोस्ट कर दी है या सार्वजनिक रूप से आपने कुछ ऐसा कह दिया या लिख दिया जिससे हिजाब का या बुर्के का मजाक बना रहे हैं आप, तो इसको भी अब सजा के रूप में माना जाएगा, जुर्म माना जाएगा, जिस वजह से फिर आपको भी दंड दिया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण चीजें सोची है इन्होंने, और उन्होंने कहा है कि अगर कोई महिला बुर्के के अलावा चुस्त कपड़े पहने हुई दिख गई, जनरली इस पूरी की पूरी व्यवस्था के लिए ही मोरालिटी पुलिस को अपॉइंट किया गया है। उनकी यही जिम्मेदारी होती है कि वह जांच करे कौन ठीक से वस्त्र पहन रहा है या कोई नहीं पहन रहा है। अगर किसी महिला ने चुस्त वस्त्र यानी कि ऐसे वस्त्र पहने हुए जिससे कि उसके शरीर की भाव भंगिमा दिख रही है, तो ऐसी स्थिति में भी उसको इसी अपराध में शामिल किया जाएगा और सजा दी जाएगी। और हिजाब को ठीक तरह से पहनना बेहद जरूरी है। सजा का जो उन्होंने प्रावधान किया है वह यह है कि न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की सजा दी जा सकती है। इतना ही नहीं, एक बड़ा अमाउंट आपके लिए यहाँ पर अर्थदंड के रूप में भी स्वीकार इन्होंने कर लिया है। बट एक खास बात देखने वाली यह है कि जो नियम है, यह नियम पुरुष और महिला दोनों के लिए ही समान रूप से लागू किए गए हैं। जहां एक तरफ इन्होंने बताया कि महिलाओं को कैसे रहना है, पूरी तरह से व्यवस्थित रूप में आपको बुर्के में कवर करना है ताकि आप बाहर निकले तो कोई यार मर्द आपको नहीं देख पाए। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने यह भी व्यवस्था की है कि पुरुष भी अब ढंग से ही कपड़े पहनेंगे। उनके कपड़ों की जो लंबाई है वह पैर के नीचे तक प्रॉपरली जानी चाहिए, वरना उनके खिलाफ भी प्रॉपर इस प्रकार की दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। यह बात तो ही जो लोग वस्त्र धारण कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस अधिनियम में यह है कि अगर अजीब और गरीब वस्त्र पहनने, यानी कि अगर आप यह जो प्रामाणिक नहीं है यहाँ पर, यदि इसके विरुद्ध जाके वस्त्र धारण करते हैं तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो उनका सहयोग कर रहे हैं। सहयोग में हर एक व्यक्ति शामिल है, जैसे कि इसमें इन्होंने शामिल किया हुआ है व्यवसाय के मालिक। जैसे कि कोई वस्तु है, दुकानदार है या किसी का कोई खास अपना उत्पाद है, अगर वह किसी गलत तरीके से कपड़े पहने हुए व्यक्ति के समर्थन देता है, उसको अपना प्रोडक्ट सेल करता है या किसी और प्रकार से सहायता प्रदान करता है, तो भाई उसको भी अब अपराध ही माना जाएगा कि आपने इस प्रकार से इस महिला की क्यों सहायता करी। और महिला को तो दंड दिया ही जाएगा गलत तरह से कपड़े पहनने की वजह से, लेकिन जो भी व्यवसाय के मालिक हैं, चाहे दुकानदार है या आप कोई और कारोबार कर रहे हैं, आपने हेल्प किया, सामान दिया अपना, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई प्रॉपर होगी। यानी कि ना तो करने देंगे और ना ही किसी और से करवाने देंगे। यानी कि अब अगर कोई महिला सही तरह से वस्त्र पहने बिना किसी दुकान पे जाएगी तो दुकानदार खुद ही मना कर देगा कि जी पहले या तो आप ठीक से कपड़े पहन के आइए, वरना मैं खुद नहीं फंसना चाहूंगा और मैं सामान भी आपको नहीं दूंगा। ये तो दुकानदारों की बात हो गई। इसके अलावा जो वाहन के मालिक हैं, चाहे आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, आप इस तरह की महिला को समर्थन नहीं देंगे। वहीं दूसरी बात, अगर आपके यहाँ कोई महिला ड्राइवर है तो उसको भी नियमों का पालन करना है, वस्त्रों को ठीक से पहनना है, और कार्रवाई अगर होगी तो दोनों के ही विरुद्ध होगी, किसी एक पक्ष के विरुद्ध नहीं। क्लियर है बात? यहाँ पे सरकार ने यह भी व्यवस्था कर दी है कि मान लो किसी व्यक्ति को ईरान में यह अधिनियम अच्छा नहीं लगता, वह कहता है कि जो नियम है वह गलत है, मानवाधिकारों के विरुद्ध है, स्वतंत्रता के विरुद्ध है, और वह सोचता है कि हम किसी आंदोलन को जन्म दे सकते हैं, तो ईरान सरकार ने उसके लिए भी व्यवस्था कर दी है। साफ साफ कहा है कि अगर आप लामबंद हुए, इकट्ठे हुए,
आंदोलन की कोशिश की तो आपके खिलाफ तब भी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि आपको अपनी आवाज़ उठाने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। यह एक खास स्थिति को दर्शाता है कि वहाँ लोकतांत्रिक तो बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, साथ साथ में यहाँ पर यह भी मामला है कि आपको प्रशासन के अनुरूप ही चलना पड़ेगा, जो नियम निर्धारित हैं उनको आंख बंद करके स्वीकारना पड़ेगा। भारत नहीं है ना जहां आप देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को कुछ भी कह देते हैं, अपने मुख्यमंत्री को कुछ भी कह देते हैं और आप मर्यादाएं भी भूल जाते हैं कई बार कि आप किसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति हम दोनों ही देशों में अलग अलग तरह से अनुभव कर रहे हैं, जहां आपको भारत में हर तरह की स्वतंत्रता, आजकल तो स्वतंत्रता वस्त्रों को लेकर इस प्रकार की भी हो गई है कि आप सभी समझदार हैं, ठीक है। तो यह पूरी व्यवस्था थी इस अधिनियम से संबंधित जो हम लोग व्यवस्था भी फिलहाल देख रहे हैं। अब यह जो पूरा मामला था हिस्ट्री वाला, मैंने आप लोग को बता दिया था महसा अमीनी केस किस प्रकार से पूरी घटना हुई और एक बड़ा आंदोलन इसके बाद उठ खड़ा हुआ था। अगर हम वर्तमान में वैश्विक स्थिति समझें तो यूरोपीय देश और इसके अलावा एशिया में, बाकी और क्षेत्रों में, अमेरिका वाले क्षेत्र में, सब जगह पर हम देखते हैं कि भाई इन्होंने या तो बैन कर रखा है हिजाब को, बुरखे को, साफ मना करते हैं कि भाई हमारा देश जब धर्मनिरपेक्ष है तो धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, खासतौर पर सार्वजनिक स्थानों पर। अगर कोई गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है या इसके अलावा कोई और स्थान है तो वहाँ बिल्कुल भी ना पहने। लेकिन अभी वर्तमान में सऊदी अरब में भी व्यवस्था है कि अबाया को पहना जाता है, बुर्का वगैरह धारण किया जाता है, बट स्वैच्छिक है, इसने जबरदस्ती नहीं की हुई है। बट ईरान की जो व्यवस्था है वह पूरी तरह से अनिवार्य है, आपको स्वीकारनी ही पड़ेगी। अगर हम भारत की स्थिति समझे तो कल भी कुछ बातें मैंने की थी धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता से संबंधित, तो आज फिर वही बातें आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि भारतीय व्यवस्था में इस प्रकार का कोई भी नियम नहीं है। आप सब चीज़ों को, अपनी धार्मिक मान्यताओं को आगे ला सकते हैं, उनका अनुपालन कर सकते हैं, साथ साथ प्रचार भी कर सकते हैं जैसा कि हमारे मौलिक अधिकारों में उल्लेख किया गया, लेकिन आप किसी पर जबरदस्ती अपना धर्म नहीं थोप सकते। वहीं दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट फंडेड प्लेसेस हैं, जैसे कि आपका स्कूल, कॉलेज हो गया, ठीक है, भारत में इसी प्रकार की व्यवस्था की गवर्नमेंट फंडेड जो प्लेसेस होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं यह व्यवस्था रखी जाती है कि धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग ना किया जाए और जो भी कार्यक्रम हो रहा है वह सभी धर्म निरपेक्षता को ध्यान रखते हुए, पंथ निरपेक्षता को ध्यान रखते हुए ही पालन किया जाए, उसका उसी व्यवस्था का पालन हो। तो इसी प्रकार भारतीय व्यवस्था बहुत अधिक अच्छी है सभी मामलों में, जैसा कि हम देखते भी हैं। भारत का संविधान भी बेहद बेहतरीन बनाया गया था उस समय। क्लियर है बात सारी की सारी। तो फिलहाल ईरान अपने आप में कंट्रोवर्सी लिए हुए और दुनिया के कई देश इसकी आलोचना भी इस प्रकार से करते हैं। हालांकि यह आपके लिए इस मामले में महत्वपूर्ण विषय है कि आपसे मेंस में यदि कोई बात पूछा जाता है तो आप वहाँ पर इसका उल्लेख बहुत अच्छे से कर सकते हैं, या फिर कहीं आपको महिलाओं की स्थिति पर कोई ऐसे लिखना पड़ जाए तो वहाँ भी इसका उल्लेख कर सकते हैं। क्लियर है बात, घटना पूरी समझ गए, नियम समझ गए हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस सरल से प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। एक आसान सा प्रश्न है, मुझे लगता है कि आप सेशन को अच्छे से सुनेंगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत अच्छे से इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ रेगुलरली आप लोग का बहुत अच्छा इंगेजमेंट हो रखा है आजकल, आंसर्स देने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। मैं ऐसे ही प्रयासों की आगे भी उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से कि आप लोग करते रहें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ क्या खास बात कह रही है। आज ही चर्चाओं में मामला आया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनको इनवाइट किया है। कहा है कि आप अब की बार हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। हालांकि चर्चाएं अभी यह भी बनी हुई है कि जो बाइडेन साहब अकेले नहीं आ रहे हैं ना, जो बिडेन दोनों ही रूप में जाना जाता है इनको, तो अभी चर्चा ये भी है कि जो बिडेन अकेले नहीं आ रहे हैं। हम इनकी बीवी की बात नहीं कर रहे हैं कि अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर के आएंगे। हम यहाँ पर मामला ये दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअल में चर्चाएं ये बनी हुई है कि भारत क्वाड देशों को आमंत्रित करने वाला है, यानी कि जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं अब की बार गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पे। क्लियर है बात। बट जनरली क्या होता है, जैसे कि हम लोग कभी भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं, हर बार खबर आती है ना कि अब की बार मिस्र से आ रहे हैं कोई, अब की बार ब्राज़ील से आ रहे हैं, अब की बार आ रहे हैं अरब से। तो इस तरह की स्थिति लगातार लंबे समय से हम देख रहे हैं। बट अमूमन एक प्रश्न यहाँ पर यह भी रेज होना चाहिए ना कि कैसे होती है व्यवस्था, हम कैसे निर्धारित करते हैं कि किसको बुलाना है? क्या सारी व्यवस्था सिर्फ मन पे ऊपर है या प्रधानमंत्री के मन के ऊपर है कि आज इसको ही बुलाना है, आपकी बार तो किसी और को नहीं बुलाना, या फिर इसके लिए किसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है? जैसे कि भारतीय व्यवस्था में हर चीज़ के लिए हम देखते हैं कि प्रक्रियाएं निर्धारित हैं, सब चीज़ें मन के अनुरूप तो नहीं चलती। तो क्या इसके लिए कोई प्रक्रिया है, और यदि प्रक्रिया है तो वह क्या है प्रक्रिया, आज बात करेंगे। तो देखते हैं। अभी फिलहाल जो चर्चाएं हैं वह आपको मैंने बता दी हैं। अब थोड़ा प्रोसेस पे फोकस कर लेते हैं। एक्चुअल में प्रोसेस की जो मुख्य भूमिका निभाई जाती है वह हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा निर्धारित की जाती है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम निर्धारित है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। ये निर्धारित बना हुआ है पहले से, तो अभी भी उसको पालन कर रहे हैं। जैसे कि अब हम लोग का जो गणतंत्र दिवस है वह आने वाला है, लेकिन
जब कभी भी हम चाहते हैं कि अतिथि का चयन हो तो वह प्रक्रिया 6 महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती है। और 6 महीने पहले से यानी कि जुलाई अगस्त के महीने से हम सोचना शुरू कर देते हैं कि अब की बार कौन आएंगे, सभी मानकों को चेक करते हैं, डिस्कशन शुरू हो जाता है, मीटिंग शुरू होती है। तो 6 महीने पहले से बातचीत सारी शुरू हो जाती है। लेकिन मुख्य अतिथि के निर्धारण में हम कुछ खास कारकों को ध्यान में रखते हैं और देखते हैं कि कितने कारक यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, कौन कौन सी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण और पहला फैक्टर है कि उस देश के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। संबंध हम दोनों प्रकार से देखते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक संबंध क्या रहे। हालांकि ऐतिहासिक संबंधों के अतिरिक्त हमारे वर्तमान में कैसे संबंध बने हुए हैं यह सबसे खास भूमिका निभाते हैं। अगर वर्तमान संबंध हमारे अच्छे चल रहे होंगे तो हो सकता है कि पहले हमारी आपसे नहीं बनती हो, गड़बड़ हो, तो भी हम आपको बुला सकते हैं। लेकिन पहले अच्छी खासी बनती हो लेकिन अब आपने संबंध गड़बड़ा दिए तो आपको किसी भी कीमत पर यहाँ पर बुलाया नहीं जाएगा, यह कार्रवाई होगी। तो पहला महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वह संबंध है, किस प्रकार के संबंध दोनों देश साझा कर रहे हैं। इसके अलावा रणनीतिक कारक भी यहाँ पे देखे जाते हैं, कूटनीतिक कारकों को भी ध्यान में रखा जाता है। हम देखते हैं कि उस देश के साथ हमारे कितने व्यावसायिक हित जुड़े हुए हैं या आने वाले समय में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को अपने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बुलाना एक महत्वपूर्ण घटना है। और उससे हम यह भी दर्शाते हैं कि यह जो देश है यह हमारे लिए बहुत अधिक खास है। जैसे कि बीते दिनों हम लोगों ने बोरिस जॉनसन को भी इनवाइट किया था, कहा था कि आप आइए, बट कोविड के चलते वो नहीं आ पाए थे, है ना। तो अभी हम लोग चाह रहे हैं कि जो बिडेन आए। तो संबंध बहुत अच्छे बने हुए हैं, सब चीज़ें बहुत व्यवस्थित है। तो आते हैं तो जिस तरह से हम लोग फिलहाल अभी भू राजनीति को बहुत अच्छे संभाले हुए हैं, इंडियन डिप्लोमेसी अपने चरम पे पहुंची हुई है, आने वाले समय में चीज़ें और अधिक सुधर सकती हैं। चलिए, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा हम लोग का जो विदेश मंत्रालय वह मुख्य भूमिका निभाएगा। पहले सारी के सारे प्रोसेस तैयार किया जाता है, प्रस्ताव वगैरह तैयार कर लिया जाता है, देखा जाता है कि कौन कौन से व्यक्ति आ सकते हैं। नाम शॉर्टलिस्ट होने के बाद में फिर विदेश मंत्रालय की मुख्य भूमिका शुरू हो जाती है कि वह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से पहले अप्रूवल ले, यानी कि पहले वो यहाँ बात करे कि हम सोच रहे हैं कि इनको बुलाया जाए, क्या आप सहमत है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों कहेंगे कि ठीक है, व्यक्ति अच्छा चुना है आपने, इनको हम बुला सकते हैं। अब जब यहाँ से अप्रूवल हो गया उसके बाद हम कार्यक्रम शुरू कर देते हैं विदेशों में। जैसे कि सबसे पहले क्या होगा, हम अपने भारतीय राजदूत को बोलेंगे कि भाई आप जाइए और जाकर के आप पता लगाइए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी खास व्यक्ति है कि वह 26 जनवरी के दिन कहाँ हैं, क्या उनका कार्यक्रम है, वह कहाँ उपस्थित होंगे। यदि फ्री हैं तो उनको बोलिए कि हम चाहते हैं उनको अपने रिपब्लिक डे पे इनवाइट करना, आप व्यवस्था संभालेंगे वहाँ पर। जब पता लग जाएगा कि ठीक है जी, यहाँ के जो व्यक्ति को हम इन्वाइट करना चाहते हैं वे अवेलेबल हैं, आ सकते हैं, तो उसके बाद राजदूत की जिम्मेदारी अब खत्म हो गई। अब जिम्मेदारी जो आ जाएगी वह आ जाएगी हम दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में, और फिर बातचीत शुरू होती है आधिकारिक रूप से। हमारे देश के प्रमुख आधिकारिक इन्विटेशन भेजते हैं उनके पास में, कहते हैं कि आपको आना है। एक समय के बाद में पूरा कार्यक्रम उनके लिए निर्धारित कर दिया जाता है। जब हर एक चीज फाइनल हो जाती है प्रॉपर, तो फाइनल होने के बाद फिर विदेश मंत्रालय अपने क्षेत्रीय प्रभाग को जिम्मेदारी देता है कि आपको वार्ताओं के लिए सारा कार्यक्रम निर्धारित करना है, साथ साथ कौन कौन से समझौते होंगे दोनों देशों के बीच में यह भी आप ही निर्धारित करेंगे। केवल इतना ही नहीं, इतना निर्धारित करने के साथ साथ पूरा प्रोटोकॉल का पालन करना है आपने, ठीक है, क्योंकि इसके लिए एक प्रोटोकॉल प्रमुख को नियुक्त किया जाता है। तो प्रोटोकॉल प्रमुख की जिम्मेदारी हो जाएगी कि व्यक्ति कब आएंगे, आने के बाद उनके किस प्रकार से कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या क्या हमारी व्यवस्था है, और पूरी व्यवस्था के अलावा उनके कार्यक्रम, लॉजिस्टिक संबंधी विवरण सब कुछ तैयार कर लिया जाता है। केवल इतना ही नहीं, जो हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बातचीत होने वाली है उस पूरी बातचीत के अलावा अगर आने वाले जो हमारे अतिथि हैं उन अतिथि को हमारे अलग अलग राज्यों की विजिट करनी है, तो विजिट के दौरान जिन जिन स्टेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया उन स्टेट के चीफ मिनिस्टर से बात की जाती है और उनको समझाया जाता है कि आपको व्यवस्था तैयार करनी है, और हम फिर अपने इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए एक टीम तैयार कर देते हैं। वह टीम ही होती है जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर सभी कार्यक्रमों के निर्धारण के साथ साथ व्यवस्था किस प्रकार से सुचारू होगी और किन किन बातों का ध्यान रखना है, सभी चीजें सुनिश्चित करती है। तो यह पूरी की पूरी प्रक्रिया हो जाती है। तो हर एक चीज जब फाइनल हो जाती है और 26 जनवरी का समय आ जाता है, तो 26 जनवरी के दिन फिर उनका स्वागत किया जाता है। पूरे कार्यक्रम में वह शामिल होते हैं और भारत तथा उस दूसरे देश के बीच में जो भी समझौते होने बातचीत होती हैं वो सब कुछ किया जाता है। तो यह होती है पूरी प्रक्रिया, और इस प्रकार से ही हम निर्धारित करते हैं कि कौन होगा हमारे गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि। क्लियर है बात सभी लोग को। तो जो प्रश्न अमूमन आपके मन में उठा करता था, अब मुझे नहीं लगता कि आगे कभी रेज होगा। अब आप पूरी प्रक्रिया जान गए हैं कि कौन कौन से मानक यहाँ पर महत्वपूर्ण है और क्या है पूरी की पूरी प्रक्रिया, कैसे किसी को हम मुख्य अतिथि अपने लिए बना लेते हैं। अब इतना जब जान समझ लिया तो मुझे लगता है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई समस्या नहीं होगी, आप इसका भी सरलता से आंसर दे सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं अपनी अगली न्यूज़, नागरिकता अधिनियम की धारा 6A।
एक महत्वपूर्ण धारा है और चर्चाओं में इसीलिए है क्योंकि भाई अब हमारे उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आपके लिए ना याचिका आ रही थी, यानी कि बहुत समय से लोग याचिका दायर कर रहे थे कि जो धारा 6A है ना, एक्चुअल में ये हमारे संविधान के विरुद्ध है। देखिए, अधिनियम कोई भी हो, कोई भी देश का बनाया हुआ अधिनियम कभी भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकता, संविधान सर्वोपरि है। लेकिन जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने कहा है कि जो 6A धारा है नागरिकता अधिनियम 1955 की, यह धारा हमारे संविधान का उल्लंघन कर रही है। तो किसका उल्लंघन कर रही है, क्या विवाद है, क्या है 6A से संबंधित मामला? इसके अलावा यह जो 6A धारा है, यह धारा असम समझौते से संबंधित है। तो असम समझौता किस मामले में खास है, हर एक चीज़ पे एक बार नज़र डालते हैं, क्योंकि भाई 17 अक्टूबर से इस पे सुनवाई होने वाली है। ठीक है, तो जो मामला है, मामला एक्चुअल में काफ़ी पुराना है, 1985 का मामला है। 1985 में एक समझौता हुआ था तत्कालीन प्रधानमंत्री, राज्य सरकार और एक संगठन जिसका नाम है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इन तीनों के बीच में यह समझौता हुआ था। समझौता क्यों हुआ था? क्योंकि भाई 6 वर्षों से यहाँ पर एक असम आंदोलन चल रहा था। असम आंदोलन मुख्य रूप से इसलिए चलाया गया था ताकि दूसरे देशों से जो अवैध प्रवासी आकर के असम वाले क्षेत्र में रह रहे हैं, उन लोगों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए जाए और उन्हें भारत के अधिकार प्रदान किए जाए, ताकि वह भी सामान्य नागरिक के रूप में आकर रह सके और सभी अधिकारों के साथ साथ उन्हें दायित्वों का पालन करने का मौका मिले। तो लंबे समय से एक आंदोलन चल रहा था, 6 वर्षों तक आंदोलन चला, बट इनकी मांग फिर केंद्र सरकार तक पहुंची। उन्होंने सुना, समझा, सोचा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है हमारे लिए, हम एक काम करते हैं कि समझौता कर लेते हैं। तो सारी बातचीत हुई, समझौता हुआ। तो समझौते में क्या मानक निर्धारित किए गए थे, क्या क्या बात हुई थी, जरा उसको समझना जरूरी है, और धारा 6A क्या कहती है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो समझौते में निर्धारित किया गया कि कौन कौन से लोगों को अब हम नागरिकता देंगे। इन्होंने सब चीजें निर्धारित की, डेट निर्धारित कर दी और बता दिया कि कौन कौन से अधिकार किस प्रकार से उनको मिलेंगे, जिसको नहीं मिलेंगे उसके लिए भी इन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था की थी। बट यह व्यवस्था किस प्रकार की? तो देखिए, इस समय तक हमारे देश में जो मुख्य रूप से नागरिकता के लिए अधिनियम प्रयोग हो रहा था, वह नागरिकता अधिनियम 1955 ही प्रयोग हो रहा था। तो इन्होंने इसमें एक क्लॉज जोड़ा, यह क्लॉज जोड़ा इन्होंने इसकी धारा 6A के रूप में, और इसमें सारी व्यवस्था कर दी असम में आए हुए विदेशी प्रवासियों को नागरिकता देने की और उन्हें भारत का स्थायी निवासी, सामान्य निवासी बनाने के लिए। क्या क्या व्यवस्था की इन्होंने, जरा एक बार देखते हैं। तो इन्होंने इसमें व्यवस्था कर दी कि 1 जनवरी 1966 से पहले जितने भी लोग भारत आए थे और असम वाले क्षेत्र में रह रहे थे, तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, हर एक व्यक्ति को, कोई कम्युनिटी नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई धर्म की बात नहीं, इन्होंने कहा कि जितने भी लोग रह रहे हैं ना विदेशी यहाँ पर आकर के, सबको हम बोलेंगे कि अब से आप हमारे लिए सामान्य निवासी हैं और भारतीय संविधान के द्वारा हमारे नागरिकों को दिए गए हर एक अधिकार इन सभी लोगों को प्राप्त होंगे, लेकिन इनको दायित्वों का पालन भी करना होगा जो भारतीय नागरिक करते हैं। सभी लोगों ने स्वीकार लिया कि ठीक है, डन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 1966 से पहले आए हुए लोगों को यहां पर अब सामान्य निवासी मान लिया। बट इन्होंने फिर यह प्रश्न उठाया कि एक्चुअल में हर एक व्यक्ति तो 1966 से पहले नहीं आया था, उसके बाद भी काफी सारी गतिविधियां हुई और बहुत सारे लोग आए, अब हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके लिए भी व्यवस्था करते हैं। तो 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच में जितने भी लोग भारत में आए थे और आकर के भारत में रह रहे हैं, हम उनके लिए भी पूरी व्यवस्था करेंगे। और उनके लिए जो व्यवस्था होगी वह इस रूप में होगी कि उन सभी लोगों को हम अधिकार देंगे, उनसे कहेंगे कि आपको दायित्वों का पालन भी करना होगा, लेकिन उन्हें हम एक अधिकार नहीं देंगे। कब तक के लिए? 10 वर्षों के लिए उन्हें वह अधिकार नहीं दिया जाएगा। कौन सा? मतदान का अधिकार। क्योंकि जनरली यह संभावना रहती है कि दूसरे देश से लोग हमारे देश की सरकार को प्रभावित करने के लिए आए हैं, तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम आने वाले 10 वर्षों तक इन लोगों को अभी मतदान का अधिकार नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद में इन्हें भी यह अधिकार मिल जाएगा। यह पूरा का पूरा उल्लेख किया गया था नागरिकता अधिनियम की धारा 6A के अंदर। बट अब जो विवाद चल रहा है वर्तमान में यहाँ याचिकाओं को लेकर के, वह विवाद मुख्य रूप से इसी धारा के लिए है और इन्हीं बातों के लिए है। बातों के लिए क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में हमारा जो संविधान है, इन्होंने याचिकाओं को दायर करते हुए यह बताया कि एक्चुअल में यह जो धारा है, यह धारा हमारे संविधान का उल्लंघन करती है और उल्लंघन करती है संविधान में अनुच्छेद 6 और 7 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह व्यवस्था की गई है कि नागरिकता उन लोगों को दी जाएगी जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आकर के रह रहे हैं। तो सारी व्यवस्था जब इस प्रकार के लोगों के लिए है, तो
अब यह जो धारा 6A जोड़ी गई है और इसमें जो 1966 1971 का मेंशन किया गया, ये किया ही क्यों किया है? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया एक तरह से। और कॉन्ट्रडिक्शन में आपने जो नीचे कर दिया है, हमारे संविधान को नीचे कर दिया है, अधिनियम को ऊपर कर दिया, जबकि संविधान ऊपर होना चाहिए और अधिनियम नीचे होना चाहिए। बड़ी गड़बड़ है। तो इन लोगों ने मांग की कि अब ये एक्चुअल में जो धारा 6A है इसको रद्द किया जाना चाहिए, हालांकि पहले ही हो जानी चाहिए थी, बट उन्होंने यह भी कहा कि रद्द कीजिए और जिन लोग को नागरिकता दी गई है उनको नहीं दी जानी चाहिए थी। यह गलत है, तो उसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। तो मुख्य रूप से इसको माना है संविधान का उल्लंघन जो याचिकाओं में शामिल है। इसके अलावा भेदभाव प्रकृति का हो गया ये, जैसा कि बाकी लोगों के लिए, देश के अन्य क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान अलग, असम वालों के लिए प्रावधान अलग हो गया। इतना ही नहीं, आप अवैध प्रवासियों को मान्यता दे रहे हैं जो भारत की एकता अखंडता के लिए संकट भी उत्पन्न कर सकते हैं। और नागरिकता अधिनियम 2019 जो आया उसमें भी इसी प्रकार का उल्लेख किया गया और यह भी इसके अधीन अब एक विवाद का विषय बन गया है। यानी कि जो विवाद पहले से चल रहे थे वो तो चल ही रहे थे, लेकिन अभी वर्ष 2019 में जो संशोधन किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, वह भी यहाँ पे थोड़े से विवाद खड़े कर रहे हैं। क्यों विवाद खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि इसमें व्यवस्था की गई थी वर्ष 2014 को लेकर के कि वर्ष 2014 से पहले 6 समुदाय के लोग जो भारत में आ गए हैं, 6 समुदाय में हिंदू, पारसी, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध शामिल थे। उन्होंने कहा कि यह लोग 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं, हम इनको मान्यता दे देंगे, लेकिन मुस्लिमों को मान्यता नहीं देंगे, चाहे वह किसी भी क्षेत्र के हो। तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हो रहा है अधिनियम और संविधान की मान्यताएं जो हैं, संविधान के तहत जो प्रावधान निर्धारित है उनका भी उल्लंघन हो रहा है। यह हर एक बात जो थी इन याचिकाओं में शामिल की गई और पूरे का पूरा मामला जो था वह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे ही सुनवाई करेगा, वह सारा मामला देखेगा, लेकिन इससे पहले अभी अलग अलग मोर्चों पे इसकी चर्चा हो रही है। जैसे कि केंद्र सरकार ने अपना रुख दे दिया है, कहा है कि भाई आप याचिकाओं को रद्द कर सकते हैं। क्यों रद्द करना है? क्योंकि अभी फिलहाल जो धारा 6 है अभी यह वैलिड नहीं रह गई है, इसका कोई भी अब सार्थक रूप नहीं है व्यवस्था में। तो आप इन सभी याचिकाओं को साइड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इस पर सुनवाई की जाए, लेकिन याचिकाकर्ताओं की जो दलील है वह यह भी शामिल किए हुए हैं कि कहीं ना कहीं जो नागरिकता दी गई है गलत है और इसको खत्म किया जाना चाहिए और उन लोगों को वापस भी भेज देना चाहिए। बाकी मामला देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट पूरी सुनवाई कर लेगा तो क्या सामने आता है। लेकिन यहाँ आपके लिए जो क्वेश्चन रेज हुए हैं वह धारा 6A संविधान में नागरिकता के प्रावधानों को लेकर के हुए हैं और साथ साथ असम समझौते को लेकर हुए हैं। और कुछ भी आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि असम समझौते से संबंधित एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अभी फिलहाल यह है, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है। चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं हमारे अगली न्यूज़, भारत का नया खाद्य पशु। तो भाई हाल ही में फसाई यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवास करने वाले एक पशु जिसका नाम है मिथुन, हाँ जी मिथुन, चक्रवर्ती नहीं है, ये पशु है मिथुन, इसको मान्यता दे दी है एक खाद्य पशु के रूप में। क्यों? क्योंकि लंबे समय से इस पशु मिथुन के ऊपर रिसर्च हो रही थी और देखा जा रहा था कि कितने अधिक प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स इसकी बॉडी में पाए जाते हैं। तो जो रिसर्च हुई, रिसर्च में पाया गया कि एक्चुअल में ये बहुत अधिक रिच है इन सभी मामलों में, और रिच है इसीलिए यदि आप इसका अपने जीवन में सेवन करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ हो सकते हैं और प्रोटीन, विटामिन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको अभी तक खाया नहीं जाता था, तो पूर्वोत्तर के क्षेत्र में दावत के अवसरों पर अमूमन इसका सेवन किया जाता था, इसके सूप वहां मिलते हैं इत्यादि अलग अलग व्यंजनों के रूप में इसका पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में सेवन किया जाता है। बट अभी तक यह जो जीव है, यह जो पशु है, इसका सेवन पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में ही किया जाता था। लेकिन अब फसाई के द्वारा मान्यता देने से केवल भारत के अन्य क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि अब विदेशों में भी इसका सेवन शुरू हो सकता है और इसका निर्यात संभव हो पाएगा। तो इससे ऐसा भी माना जा रहा है कि लाभ होगा, इसके संरक्षण के लिए ध्यान दिया जाएगा और आने वाले समय में भाई काफ़ी लोगों की जीविका यह सुधार सकता है। तो अनेक तर्क दिए जा रहे हैं, बट अब ज़रूरी हो गया है कि उनके तर्कों को समझते हुए हम थोड़ी सी बात मिथुन साहब के बारे में कर लें कि क्या क्या खास बातें हैं मिथुन साहब में और किस किस प्रकार से प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो देखिए अभी ये सारा का सारा कार्यक्रम हुआ तो इसी वजह से राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र, जी हाँ इसके लिए एक अनुसंधान केंद्र भी हमारे देश में, तो उसने 1 सितंबर का जो डे है ना, 1 सितंबर को राष्ट्रीय मिथुन दिवस के रूप में घोषित भी कर दिया है और इस साल इसका पहला दिवस मना भी लिया गया है। इसका जो अब यह मांस बिकेगा मार्केट में उसको इन्होंने नाम दिया है विशी, यानी कि आप कुछ भी देखेंगे इससे संबंधित प्रोडक्ट तो उस पर विशी लिखा हुआ होगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पिछले वर्ष की यह घटना है जिसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि वर्ष 2022 में हिमालयन याक को भी खाद्य पशु के रूप में मान्यता दे दी गई थी, तो इस साल इसको दी गई है। तो कुछ खास बात है मिथुन सांप से संबंधित कर ली जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे कि इनका वैज्ञानिक नाम जो है वह है बॉस फ्रंटलिस। इनको
पहाड़ों का मवेशी भी कहा जाता है, हालांकि यह अर्धपालतू जानवर है एक प्रकार से, यानी कि पाल सकते हैं लेकिन पूरी तरह से आपकी कैद में नहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत बाहर भी घूमेंगे, थोड़ा बहुत आपके पास भी यह रहेंगे। अगर हम इसे स्थायी की बात करें कि किन किन क्षेत्रों में यह निवास करते हैं, तो पूर्वोत्तर भारत के अलावा चीन, बांग्लादेश और म्यांमार में देखा जाता है। और आप सभी जानते हैं कि चीन कैसा देश है, तो चीन तो बढ़िया दावत करता ही होगा, ये हम पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। इस पशु की एक खास बात यह है कि यह भारत के 2 राज्यों का राजकीय पशु है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। दोनों ही नाम याद रखिएगा, क्योंकि अब यह आपसे यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछा गया तो आपसे पीसीएस में तो गारंटीड ही पूछेगा, संभावना पूरी पूरी बन गई है। तो इन दोनों राज्यों का यह राजकीय पशु भी है। वयस्क मिथुन जो हो जाता है, यानी कि जब यह अपनी पूरी अवस्था में आ जाता है, तो उसका वजन 400 से 650 किलोग्राम तक हो जाता है, और इसका जो मांस होता है यह जनरली 300 रुपये 400 रुपये प्रति केजी के भाव पे मार्केट में बिकता हुआ आपको दिख सकता है। इसके अलावा सूप वगैरह चीज़ें भी इसमें माध्यम से बनाई जाती है। ठीक है, तो इसकी जो एज रहती है जनरली 4-5 साल की उम्र के, अगर ये हुआ तो 2 लाख रुपए तक का मार्केट में बिक जाता है, या उससे अधिक का भी बिक जाता है। इतना अधिक इसका मूल्य मार्केट में फिलहाल बना हुआ है, ये डिमांड के अनुरूप है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इसकी मार्केट में। पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में तो डिमांड इसकी बहुत अधिक रहती ही है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि वध परंपरा जो थी इसकी पहले, वो विशेष अवसरों के लिए आरक्षित थी पहले, यानी कि खास अवसरों पे ही आप वध कर सकते थे, और इलेक्शंस वगैरह के दौर में भी इसका प्रयोग देखा जाता, दावतें होती थी, विवाह के अवसर पे आप कभी रिसेप्शन दे रहे हैं तो इस के मांस से अलग अलग खाद्य पदार्थ बनाए जाते थे, सेवन किया जाता था, काफ़ी अधिक प्रचलन है। लेकिन अब जिस प्रकार से यह नई व्यवस्था हुई है ना, तो जो यह विशेष अवसरों के लिए आरक्षित था, अब यह सब कुछ सामान्य हो जाएगा, केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब इसके मांस को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो कई समुदायों के लिए यह पहले से ही संस्कृति और परंपरा का विषय बना हुआ था, लेकिन अब यह उनके आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ भी कर सकता है। पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में कई लोग ऐसे हैं जो उसको पालते हैं, इसको संभालते हैं और इसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब उन लोगों का जीवन यहाँ से बदल सकता है और अच्छी इनकम वह इसके माध्यम से कमा सकते हैं। वर्ष 2019 के अगर हम आंकड़े देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम वाले क्षेत्र में इसकी जो संख्या थी वह 3.9 लाख थी। ये लेटेस्ट डाटा है अब इसके अकॉर्डिंग, तो काफ़ी अच्छी संख्या में था। हालांकि इसके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे थे। पहले कई बार यह भी देखा गया है कि राज्य सरकारों के द्वारा पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में अगर मिथुन का वध हो रहा है तो मिथुन के वध को गोवध के रूप में भी कई बार निरूपित किया गया है, लेकिन अब इस नई व्यवस्था के तहत सारा कायापलट हो सकता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं। अब सारी चीजें बदल जाएंगी और इस प्रकार से नहीं देखा जा पाएगा। क्लियर है बात? तो अब क्या क्या इसके माध्यम से होने वाला है? पहली बात तो मांस के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, मांस की बिक्री और प्रसंस्करण के अब व्यावसायिक उपयोग अधिक हो जाएंगे और लोगों को लाभ मिलने लगेगा। मिथुन उत्पादों का विस्तार हो जाएगा, जैसे कि पहले पैक्ड ड्राई मीट बिका करता था, इसका अचार भी बनाया जाता है, सूप बनाए जाते हैं, बिरयानी बनाई जाती है, तो अब और तेजी से यह बिकने लगेंगी। प्रजाति संरक्षण भी होगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि भाई जीविका का साधन है तो इसके बच्चों को बढ़िया से पाल पोस के बड़ा करेंगे ताकि आने वाले समय में लाभ की मंशा उनके मन में बसी रहे। पशुधन प्रथाओं का इसके माध्यम से विस्तार होने की पूरी संभावना है और इसके साथ साथ ही इसकी खाल से चमड़े के बैग, जूते और वस्त्र भी बनेंगे तेजी से। साथ साथ में पोषण, आजीविका और वित्तीय सुरक्षा भी सुनिश्चित हो पाएगी इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की खास तौर पे। क्लियर है बात? तो यह सभी इससे संबंधित प्रमुख लाभ होंगे जो आने वाले समय में देखे जाएंगे, जिनका भी अनुमान लगाया गया है। जैसे कि यह प्रश्न है आप लोग की स्क्रीन पर, यदि अच्छे से समझा है इस पूरे विषय को तो मुझे लगता है कि आप सरलता से इसका आंसर दे पाएंगे, जैसा कि आप अमूमन देते ही हैं अन्य प्रश्नों का। बात कर लेते हैं हमारी आज की अंतिम न्यूज, संसद का विशेष सत्र का क्या महत्व होता है, कहाँ इसका उल्लेख है, क्या क्या मामला है। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि वर्तमान में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया हुआ है, चल रहा है, और उसी के दौरान ही महिलाओं के आरक्षण संबंधित विधेयक को कल लोकसभा में पारित कर दिया गया था। आज पूरी संभावना है कि राज्यसभा में भी वह पारित हो जाएगा। तो खास भूमिका रही संसद के इस विशेष सत्र की, और हमारी नई संसद में पहली बार सत्र का आयोजन किया गया है। तो उसी से संबंधित बातें हैं कि एक्चुअल में विशेष सत्र के लिए क्या क्या प्रावधान हमारे पास में है, एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले भी कई बार पूछे गए हैं विशेष सत्र से संबंधित प्रश्न, अब की बार भी पूछा जाएगा, पूरी संभावना है। तो जरूरी है कि हम लोग पहले से तैयारी कर लें। जैसे कि अभी तक की व्यवस्था यह है कि हमारी संसद की बैठकों के लिए कोई भी कैलेंडर निर्धारित नहीं है। अभी जिस व्यवस्था का हम पालन कर रहे हैं यह एक्चुअल में बस परंपराओं पर आधारित है कि ठीक है 3 सेशन होते हैं। हालांकि संविधान यह कहता है कि कभी भी संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, यह पहले निर्धारित है। तो इसीलिए हमारे पास में 3 सेशन होते हैं। पहला सेशन बजट का होता है वर्ष शुरू होने के साथ साथ ही, है ना,
उसके बाद में जो दूसरा होता है वह मानसून और तीसरा हमारा शीतकालीन सत्र होता है। लेकिन इस दौरान कभी कभी हम देखते हैं कि विशेष बैठक भी बुलाई जाती है। तो क्या इसके लिए नियमित व्यवस्था निर्धारित की गई? तो शुरू में प्रयास हुआ था। 1955 में लोकसभा की समिति ने सुझाव किया था कि तीनों सत्रों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्य रूप से बजट सत्र इन्होंने कहा कि 1 फरवरी से 7 मई चलना चाहिए, मानसून सत्र 15 जुलाई से 15 सितंबर, शीतकालीन सत्र 5 नवंबर को शुरू हो जाए, अच्छी बात है, या फिर दीपावली के चौथे दिन इसको शुरू करना चाहिए, जो भी बाद में घटना हो रही हो उसके अनुरूप, और यह 22 दिसंबर तक चलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था इन्होंने रखी। बट क्या हुआ कि इससे संबंधित पूरा प्रस्ताव तैयार तो हुआ था, लेकिन कभी भी संसद में पारित नहीं हुआ। इसीलिए कोई भी निर्धारित समय सारणी या कैलेंडर नहीं है जिसके अनुरूप संसद में बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए। क्लियर है बात? लेकिन उस सब के बावजूद व्यवस्था तो अभी इसके अनुरूप ही चल रही है, क्योंकि परंपरा यही बन गई है। बीच बीच में कभी कभी विशेष सत्र का आयोजन किया जाता है, जैसे कि पिछली बार किया गया था जीएसटी के लिए वर्ष 2017 में। अब बुलाया गया है, या तो हम लोग उसको नई संसद का रूप दे सकते हैं कि नई संसद की वजह से ही बुलाया गया, या फिर महिला आरक्षण विधेयक जो था वह पारित किया गया, जिसको नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023, 128वां संविधान संशोधन है ये। तो क्या क्या प्रावधान है विशेष सत्र के लिए, जरा एक बार समझते हैं। तो देखिए, अगर हम देखते हैं मामला, तो हमें पता लगता है कि संविधान में इसको लेकर के कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है। संविधान में सिर्फ एक जगह पर, संविधान के अनुच्छेद 352 में जहां पर उल्लेख है किसका, आपातकाल का, वहां पे पता लगता है कि हाँ विशेष सत्र की एक बात की गई, बट इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, नहीं बताया गया कि विशेष सत्र का क्या मतलब है। इसके अलावा जैसे कि सदन के दोनों सदनों की जो कार्रवाई होती है वह इनकी नियम पुस्तिकाओं के अनुसार होती है, वहां भी कोई उल्लेख नहीं है। तो यानी कि कोई खास कहीं उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता। बट अब व्यवस्था क्या बन गई? व्यवस्था यह बन गई है कि कभी भी किसी विषय पर चर्चा करना जरूरी है या अभी ही बात करनी है, समय नहीं दे सकते, कोई मुद्दा चर्चा करना जरूरी है या कोई कानून बनाना जरूरी है, तो अमूमन विशेष सत्र बुला लिया जाता है। ठीक है, तो विशेष सत्र में कुछ खास निर्णय लिए जाते हैं। हालांकि यह जो सत्र होता है यह प्रश्नकाल के बिना ही आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार से यह लगातार चल रहा है, अभी तक इसके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं बनाए गए हैं। अगर हम स्थिति को समझते हैं तो पता लगता है कि एक्चुअल में संविधान के अनुच्छेद 352 में जो उल्लेख है विशेष सत्र का, यह खासतौर से आपातकाल के लिए किया गया था, ताकि मनमाने काम ना हो और आपातकाल की घोषणा को प्रतिबंधित किया जा सके, रोकने के प्रयास हो। लेकिन अभी फिलहाल अलग अलग मौकों पर बुलाया जाता है, और यह भी देखा गया है कि विशेष सत्र दोनों सदनों के लिए अलग अलग भी आयोजित हो सकता है। जरूरी नहीं दोनों के लिए सेम समय पर ही सेम सत्र आयोजित हो। जिम्मेदारी राष्ट्रपति ले सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपने ऊपर ले सकते हैं और बता सकते हैं सदस्यों को कि आपको आना है विशेष सत्र में। हालांकि इसके लिए पहले से ही एक पूरा निमंत्रण तैयार किया जाता है, और निमंत्रण में बताया जाता है कि हम क्या क्या काम करने वाले हैं, किन किन विधेयकों पर चर्चा होगी, और उन्हीं निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार पूरी की पूरी यह बैठक होती है, पूरे सत्र का आयोजन होता है। तो कुछ खास नहीं है जनरली, पर फिर भी प्रश्न आ सकता है। जैसे कि एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर फिलहाल यह है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं। जो भी महत्वपूर्ण बातें थी आज की क्लास से संबंधित हर एक बात हम लोगों ने चर्चा कर ली है। उम्मीद करता हूँ यदि प्रश्न आएगा तो यहीं आसपास से आना चाहिए, ताकि आप लोग का जो बाण है वह अचूक रहे परीक्षा में। बाकी फिर मिलेंगे कल समय से, और ऐसे ही अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे और आपके लिए खास अलग अलग न्यूज़ लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।